हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KSR टाइम। ये हमारा फर्स्ट मेडिकल पॉडकास्ट है। ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके दोस्तों और पूरी फैमिली के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज हम जानेंगे आइज से रिलेटेड बात करेंगे और मेरे साथ स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर अक्षय पराशर सर, जो जगदलपुर के वन ऑफ द रिनाउंस्ड आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। जानेंगे उनसे, कुछ बातें करेंगे आइज से रिलेटेड, उनकी इंस्पायरिंग जर्नी देखेंगे और हेल्थ के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेंगे आइज के। जैसे एक जेंटल रिमाइंडर मैं ये देना चाहूँगा, जैसे एक एंटरप्रेन्योर को इनिशियल कैपिटल की ज़रूरत पड़ता है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, सेम वे में मेरे चैनल अभी स्टार्ट हो रहा है, ग्रोथ करना है मुझे भी, तो मुझे आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट का ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माई चैनल सर। थैंक यू सो मच सर, आजकल जो देख रहे हैं हम, मोबाइल और लैपटॉप का जो स्क्रीन टाइम है बच्चे लोगों का वो बढ़ गया है सर, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है सर उनके आइज़ में? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। पहला ही सवाल बहुत अच्छा पूछा आपने। तो मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स, आजकल कोविड के एरा से हम घर में भी बच्चे यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आँखों में तनाव आना, नुकसान होता है। इसके अलावा शारीरिक नुकसान के भी चांसेस होते हैं और एक मानसिक स्थिति में भी थोड़ी बदलाव आती है। ये तो आपने सुना ही। अब मैं आंखों का डॉक्टर हूं, तो आंखों से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं मैं आपको बताता हूं। पहला, डिजिटल आई स्ट्रेन। डिजिटल आई स्ट्रेन का मतलब होता है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जो हमारी भाषा में बोलते हैं। इसमें आंखों में थकावट होना, जलन होना, धुंधलापन दिखना, ठीक है, गर्दन में दर्द होना, क्योंकि लंबे समय तक हम स्क्रीन को देखते हैं। इसके अलावा यूवी रेज जो निकलती है स्क्रीन से, जिसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, वो हमारे रेटिना के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो लॉन्ग टर्म में कैटरैक्ट डेवलप होना या रेटिना में उसके साइड इफेक्ट्स होने का बहुत कॉमन है। इसके अलावा जब हम लंबे समय तक टैबलेट या स्क्रीन कुछ यूज करते हैं, तो हमारे आंखों की जो मांसपेशियां हैं वो थक जाती है, जिसकी वजह से स्पेशली बच्चों में मायोपिया प्रोग्रेशन होता है। मायोपिया का मतलब जो दूर की दृष्टि होती है, उसके चश्मे का नंबर बढ़ता जाता है। तो इस वजह से, और इसके अलावा आंखों में सूखापन सबसे कॉमन है, ये आपने जाना ही होगा और सबसे सुना भी होगा। तो हमें जितना हो सके हमें स्क्रीन टाइम को अवॉइड करना चाहिए या उसको कम करना चाहिए, या डॉक्टर की सलाह के हिसाब से यूज करना चाहिए। अब मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है, तो उसके मैं उपाय भी बताता हूँ। जैसे आप एक 20-20-20 रूल अपना सकते हैं, जिसमें अगर आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, अगर आप IT प्रोफेशनल्स हैं या बैंकर हैं, तो आप कंप्यूटर को तो अवॉइड कर नहीं सकते। तो आप एक काम कर सकते हैं इसमें कि हर 20 मिनट पे आप एक ब्रेक ले सकते हैं और 20 फीट की तरफ देख सकते हैं 20 सेकंड के लिए। तो इससे आपकी आंखों की जो मसल है वो रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी आंखों की जो आई स्ट्रेन है वो काफी हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा रेगुलरली लुब्रिकेटिंग ड्रॉप आप यूज कर सकते हैं, जो आंखों की नमी बरकरार रखती है, जिसकी वजह से ड्राइनेस होना, जलन होना, आंखों में खुजलाहट होना, ये सब कम हो सकता है। इसके अलावा आपके चश्मे आप यूज कर सकते हैं जिसमें यूवी फिल्टर लगा हो, तो जो यूवी रेडिएशन है वो आपके रेटिना तक नहीं पहुंच पाती, आपके लेंस तक नहीं पहुंच पाती, तो उसके जो नुकसान होते हैं वो नहीं होते हैं। और इसके अलावा आप अपने खान पान में बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन A रिलेटेड डाइट, या पालक या ग्रीन सब्जियां, या ये सब आप अगर पपाया, मैंगोज, ये सब जो इस्तेमाल करेंगे आप, इससे भी आपके आंखों को काफी लाभ होता है। इसके अलावा आप रेगुलरली ब्लिंक करते रहिए, ताकि आपकी जो टीयर फिल्म है और आंखों की जो नमी है वो बरकरार रहे। और मैं अगर इसमें उपाय बताऊं, तो आप छोटे छोटे उपाय हैं जिससे आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ सकते हैं, आंखों के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि अगर एयर कंडीशनर चल रहा है, तो उसको डायरेक्ट आंखों की तरफ उसका हवा नहीं पड़ना चाहिए। आपके स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो एनवायरमेंट के ब्राइटनेस के हिसाब से ही होनी चाहिए, ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका स्क्रीन 90 डिग्री पे है, तो वो 90 डिग्री पे नहीं, थोड़ी 45 डिग्री, मतलब थोड़ा लोअर पार्ट पे रखना है, ताकि आपकी आंखों में रिलैक्सेशन रहे और आंखों में इसका नुकसान ना हो सके। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने बताया सर इसके बारे में। थैंक यू सर। लोग कहते हैं अगर चश्मा एक बार लग गया तो उसका नंबर हमेशा बढ़ता ही है। सर, ये क्या ट्रू है इस बात में, या तो फिर कुछ मिथ है? देखिए, चश्मा पहनने से नजर कमजोर होती है या चश्मा का नंबर बढ़ता है, ये बिल्कुल गलतफहमी है, ये बिल्कुल मिथ है। लेकिन
कुछ लोग जो ये कहते हैं कि चश्मा का नंबर बढ़ता है, उसके कुछ कारण मैं बताता हूँ कि वो क्यों कहते हैं। पहला, जब हम बालक अवस्था में या किशोर अवस्था में होते हैं तो हमारी आंखों का विकास होता है, जिसमें आंखों का आकार बढ़ता है, जिसकी वजह से काफी बार जो चश्मा पहले से पहनते हैं उनको नंबर में कुछ बदलाव आता है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि चश्मा पहनने से उनका नंबर बढ़ा है, जबकि उनके आंखों के विकास की वजह से वो नंबर बदलता है। दूसरा, काफी बार अनुवांशिक रूप से, जैसे कि जेनेटिक कॉजेस की वजह से, जैसे अगर माता पिता को मोटा चश्मा लगा है या माइनस नंबर प्लस नंबर ज्यादा लगा है, तब भी चश्मे का नंबर बदलता है या बढ़ता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि चश्मा पहनने की वजह से नंबर बढ़ रहा है। इसके अलावा काफी बार आंखों में कुछ बदलाव होता है, जैसे कि चाहे वो कॉर्निया में हो, जो आगे का पार्ट होता है, या लेंस में हो, जिसकी वजह से चश्मे का नंबर चेंज होता है, तो ऐसे लगता है कि वो चश्मा पहनने की वजह से बढ़। तो बिल्कुल ये गलत फहमी, मिथ है कि चश्मा पहनने से आंखों की मतलब चश्मा पहनने से आंखों का चश्मे का नंबर बढ़ता है, ये बिल्कुल गलत फहमी है। लेकिन चश्मा पहनना उतना ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप चश्मा नहीं पहनेंगे तो सबसे पहले तो आपकी दूर की दृष्टि और पास की दृष्टि में बिल्कुल फर्क आएगा और वो कमजोर हो सकती है और आपको कम दिखाई देगा। इसके अलावा बच्चों में स्पेशली, जब यंग बच्चे होते हैं, स्पेशली टिल 18 ईयर्स ऑफ एज, अगर आप चश्मा नहीं पहने तो आपकी नजर परमानेंटली कम हो सकती है, जिसको हमारी भाषा में एम्ब्लायोपिया या लेजी आई कहते हैं। तो इसलिए बच्चों में तो स्पेशली रेगुलर आई चेकअप करा के अगर चश्मा नंबर लग रहा है तो उनको पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चश्मा का उपयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जैसा मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया कि चश्मे से रेडिएशन से भी प्रिवेंशन होता है अगर आप उसमें ब्लू फिल्टर लगाते हैं, तो वो भी एक उसका बहुत उपयोगी महत्व है। इसके अलावा अगर एक और मैं आपको बताऊं कि अगर चश्मे का नंबर ना बढ़े उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया 20-20-20 रूल कि आप हर 20 मिनट में 20 फीट पे देखें 20 सेकंड के लिए। इसकी वजह से भी आराम होता है। आंखों की कुछ एक्सरसाइजेस करें, अच्छा खान पान रखें जैसे कि विटामिन ए रिच फूड, या इसके अलावा अच्छे फ्रूट्स खाएं जिसमें बीटा कैरोटीन, ज़ैंथीन, एस्टाज़ैंथीन जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा आंखों की आप निरंतर आई स्पेशलिस्ट और नेत्र विशेषज्ञ द्वारा चेकअप कराते रहें, तो ये बहुत ज्यादा आपके आंखों के लिए अच्छा रहेगा और आपके चश्मे के नंबर को मेंटेन रखेगा। थैंक यू सर। जो 2020 जो आप रूल बताए सर, वो सबसे बेस्ट रूल है सर। मैं खुद उसको अप्लाई करता हूँ सर। जैसे मैं ये एपिसोड कर रहा था उससे पहले मैं रिसर्च कर रहा था, तो इसके बारे में मैं पढ़ा। 2020 रूल ये बहुत इफेक्टिव है सर। थैंक यू सर आपके इस आंसर के लिए। बहुत सारे लोग लॉन्ग ट्रेवल करते हैं सर डेली, मोर देन 50 और 100 किलोमीटर, जॉब से रिलेटेड करते हैं या उनका कुछ काम रहता है उससे रिलेटेड रोज करते हैं सर ट्रेवल, और उनके घर में वो डायरेक्ट आके वाटर अप्लाई करते हैं कि वो उनका जो डस्ट है, वाइस का धूल वगैरह जितना है वो सब निकल जाए। और बहुत सारे पेरेंट्स भी अपने बच्चे लोग को कहते हैं कि तुम स्कूल से आए हो, दूर से आए हो, तो आँख में पानी डालो क्योंकि तुम्हारा डस्ट है आँख में वो निकलेगा। तो क्या जो डायरेक्ट हम वाटर अप्लाई करते हैं वो सही है कि गलत है सर? ठीक है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो कि पानी जो डालते हैं आंखों में जब आप लॉन्ग ट्रैवल से आते हो, ये बहुत आम बात है। ये सभी मतलब बिल्कुल आपने सही बोला, अपने बच्चों को बोलते हैं या बाहर से आते हैं, लेकिन इसका सही तरीका और इसके किस वजह से आप डाल रहे हैं और किस तरीके से डाल रहे हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि जब आप बाहर से आते हैं तो आंखों में थकान होती है क्योंकि धूल वगैरह आंखों में चला जाता है, बहुत ज्यादा आंखों में हवा लगता है, या कभी कभी काफी बार मेरे पास पेशेंट आते हैं कि इंसेक्ट टकरा गया, मतलब कीड़ा आके आंख में टकरा गया। ठीक है, तो इसका सही तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप साफ पानी लीजिए, साफ पानी मतलब बिल्कुल साफ पानी या उबाल के पानी लीजिए, उसको आप आंखों में लगा सकते हैं। और लगाने का भी तरीका ऐसा है कि आप थोड़ा सा हाथ में लेके आंखों को टच करें, जोर से आंखों पे छींटा नहीं मारना है। इसका भी मैं आगे कारण बताऊंगा कि क्यों ऐसा नहीं करना है। तो साफ पानी लेके आप आंखों में लगाएं ताकि जो आंखों की थकान है, जो जलन है, धूल मिट्टी जो है वो वॉश आउट हो जाए। इसको आदत नहीं बनानी है, लेकिन अगर आप रेगुलर रोज ट्रैवल कर रहे हैं तो बिना आई स्पेशलिस्ट के परामर्श के आप ये ना करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली आंखों पे छींटा मारेंगे या रोज रोज पानी ऐसे मारेंगे तो आपकी आंखों में इन्फेक्शन के चांसेस और दूसरा ड्राइनेस के चांसेस हो सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आंखों में एक टियर फिल्म लेयर होती है। जब आंखों में आप डायरेक्टली पानी का छींटा मारेंगे तो टियर फिल्म ब्रेक होती है, मतलब वो टूट जाती है, जिसकी वजह से आंखों में सूखापन आता है और आने वाले समय पे आंखों में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है।
तो इसका एक ही टेक होम मैसेज है कि साफ पानी से बहुत ही आंखों को ऐसे आंखों की तरफ ऐसे लगाया जाए ताकि जो भी थोड़ा बहुत धूल मिट्टी है वो वॉश आउट हो जाए। थैंक यू सर। सो फ्रेंड्स, आप भी जब लॉन्ग ट्रैवल करेंगे तो आप जेनू सर का एडवाइस लीजिए, मैं खुद भी करूँगा सर, डेफिनेटली। सर मार्केट्स में बहुत सारे सन ग्लासेस अवेलेबल है, 100 रुपीज़ से लेकर 1000 10,000 तक के ग्लासेस अवेलेबल है, सन ग्लासेस। तो एक कॉमन मैन कैसे मतलब एक बेस्ट सन ग्लासेस का सिलेक्शन करे, कुछ आप एडवाइस दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, सन ग्लासेस सिर्फ लुक के लिए नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए भी लेना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, जैसे आपके सन ग्लासेस में यूवी फिल्टर होना चाहिए, जो कि यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ए एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी, ये दोनों को आपका मतलब आंखों के अंदर जाने से रोकना चाहिए, क्योंकि इसका दुष्परिणाम रेटिना, कॉर्निया में या लेंस में होता है। और अगर यूवी रेडिएशन वाले ले रहे हैं तो यूवी 400 रेडिएशन प्रिवेंशन वाले ग्लासेस लेने चाहिए। इसके अलावा सेकेंड थिंग, आपका किस आकार का फ्रेम आपको सेलेक्ट करना है वो आपके चेहरे के हिसाब से आपको लेना चाहिए। तीसरा जो सबसे जरूरी चीज है वो लेंस के माध्यम से, कि आपका लेंस किस प्रकार का हो। जैसे अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो येलो लेंस होना चाहिए, अगर आप धूप में जा रहे हैं तो डार्क लेंस होना चाहिए, जैसे आइदर इट कैन बी ग्रीन लेंस, और लेंस की क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है, या लेंस में पोलराइज्ड ग्लासेस लेने चाहिए। स्पेशली पोलराइज्ड ग्लासेस, जैसे अगर आप बर्फ में जा रहे हैं या पानी में या रेत में, तो उसमें आपका जो वेवीनेस दिखता है, जैसे आपको जो चमक दिखती है, ग्लेयर को वो कम करता है। इसके अलावा आपका फ्रेम का मटेरियल कैसा है, वो ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए ताकि आपके नाक में, कान में कोई दबाव हो या उसमें कोई निशान आए। ये सब आपको बहुत मायने रखता है, ताकि आप उसी हिसाब से सेलेक्ट करें। तो अगली बार जब आप सनग्लासेस लें तो सिर्फ लुक के लिए नहीं, अपनी आंखों के सुरक्षा के लिए लें। इफ यू हैव गुड आईज मीन्स गुड वाइब्स। थैंक यू सर। ग्लूकोमा जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा पेशेंट लोग को बढ़ रहा है, तो इसके बारे में अगर आप मुझे और पूरे मेरे ऑडियंस को अगर बता पाएंगे तो व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा सर, ब्रीफली। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले ग्लूकोमा यानी काला मोतिया, ये एक गंभीर बीमारी है। जब आंखों का दबाव, जिसको बोलते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर, बढ़ता है तो हमारे पीछे एक ऑप्टिक नर्व होती है, जिसे आंखों का पीछे का नस बोलते हैं, कहते हैं। ये ऑप्टिक नर्व में डैमेज होता है, इसका एक लेयर होता है, नर्व फाइबर लेयर, और धीरे धीरे हमारे रोशनी धीरे धीरे कमजोर होती जाती है और पेशेंट धीरे धीरे अंधकार की तरफ चला जाता है। और अगर ये सही वक्त पे डिटेक्ट ना हो तो पेशेंट पूरे अंधेपन में भी जा सकता है। अब इसके लक्षण क्या है? सबसे पहले तो ये बीमारी छुपकर आती है। 40% जब तक आपको डैमेज हो भी जाती है आपकी रोशनी, आपको एहसास भी नहीं होता कि आपको ग्लूकोमा है, यानी कि काला मोतिया है। तो इसी वजह से अर्ली स्टेजेस में तो इसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि कोने की नजर आपकी धीरे धीरे कमजोर होती है, जिसको बोलते हैं फील्ड ऑफ विजन आपकी कमजोर होती है। इसके अलावा आंखों में दर्द होना, आंखों में दबाव महसूस करना, काफी बार पास की नजर में कमजोरी आना। इसके अलावा अगर एक्यूट केसेस, मतलब एक आंखों में लालपन होना, उल्टी आना, या बहुत ही सीवियर आंखों में दर्द होना, ये इसके कुछ लक्षण है। अब ये किन लोगों में कॉमन होते हैं? जैसे कि ये 40 साल से अधिक उम्र के लोगों में ये बहुत कॉमन होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि निरंतर आप आंखों की जांच कराएं 40 साल के बाद। इसके अलावा जिन पेशेंट को मधुमेह यानी कि डायबिटीज है, या हाइपरटेंशन है, मतलब ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, या जेनेटिक, मतलब जिसको पहले उनके परिवार में किसी को अगर ग्लूकोमा की या काला मोतिया की शिकायत हो, इन पेशेंट्स में काफी ज्यादा कॉमन होती है। इसके अलावा अब इसकी जांच कैसे की जाती है, मतलब इसको पकड़ा कैसे जाता है? तो सबसे पहले तो आपको मैं बिल्कुल बार बार यही कहूंगा कि आप अपने नेत्र विशेषज्ञ को दिखाओ। अगर इसमें से जो मैंने बताया इसमें से कोई भी लक्षण है, तो सबसे पहले तो आंखों का प्रेशर के द्वारा, जो टोनोमेट्री के द्वारा जांच की जाती है, फील्ड ऑफ विजन जो पेरीमेट्री के द्वारा जांच की जाती है। इसके अलावा पीछे का आपका रेटिना का जांच होता है, जिसमें आपकी नसों की जांच होती है, ऑप्टिक डिस्क की जांच। इसके अलावा अगर आंखों में कोई लालिमा है तो उसकी जांच होती है। तो ये सब हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जिसको आपको मेरे हिसाब से नेत्र विशेषज्ञ से रेगुलरली जांच कराना चाहिए। और अगर ये आपको डिटेक्ट हो जाता है तो सही वक्त पे अगर आपका इलाज हो जाता है, जो ड्रॉप के माध्यम से या लेजर के माध्यम से,
या अगर अनकंट्रोल है तो सर्जिकल माध्यम से, सर्जरी के माध्यम से आपकी आंखों का प्रेशर कंट्रोल किया जाता है। अगर ये सही वक्त पे इसका इलाज हो जाए तो इंसान अंधेपन से बच सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे साथियों और दोस्तों कि ये जानना कि आप बिल्कुल ग्लूकोमा या इंट्राऑक्यूलर प्रेशर अपने नेत्र विशेषज्ञ से जरूर जांच कराएं, नहीं तो ये अंधेपन की तरफ जा सकता है। और बिल्कुल जैसा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसको प्रिवेंट करना ही सबसे बड़ा इलाज है। थैंक यू। थैंक यू सर। फ्रेंड, आप जो ग्लूकोमा है उसको बिल्कुल सीरियस लीजिए। अगर आपके नेबर में, आपके फ्रेंड्स में, किसी भी कलीग्स को अगर ऐसा होता है तो उसको जल्दी से जल्दी आप जो नियर में ऑप्थोमेलॉजिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट, उसके पास जरूर ले जाएंगे सर। सर, हमको लगता है कि हमारा आइज़ हमेशा अच्छा है। हमको लगता है हम विटामिन ए भी खा रहे हैं, प्रॉपर फूड भी ले रहे हैं, बैलेंस डाइट भी ले रहे हैं, सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, तो हमको क्या लगता है कि हमारा आइज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो लेकिन क्या लगता है सर आपको कि हमको अपना आइज़ टाइम टू टाइम टेस्ट कराना चाहिए? सर ये बता पाएंगे? मेरे व्यूवर्स को तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। आँखों की जांच कराना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें बेसिकली इससे आपकी आँखों की सेहत मतलब आई हेल्थ मेंटेन रहती है, और कोई भी समस्या आने से पहले अगर वो पता चल जाए तो उसका इलाज आसान हो जाता है और इससे आँखों को नुकसान भी नहीं होता। लेकिन आँखों की जो जांच होती है वो कई विषयों के हिसाब से हम उसको जांच के लिए कहते हैं, जैसे कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री कुछ हो या जेनेटिक हिस्ट्री हो, आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो इसके बेसिस पे, या आँखों में कोई लक्षण हो जैसे कि लाल होना या ऐसा कुछ, तब हमें वैसे निरंतर जांच कराना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक नियम बता दूं, तो अगर उम्र के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहले जब बच्चे का बर्थ होता है तो अगर आंखों में कोई लक्षण हो, जैसे आंखों में कोई सफेदी हो या कुछ हो, तो आपको तुरंत जांच कराना चाहिए। नहीं तो आपको सेकेंड ईयर में, बच्चा पैदा होने के बाद सेकेंड ईयर में आपको जांच कराना चाहिए। इसके अलावा उसके स्कूल जाने से पहले एक बार उसकी जांच करानी चाहिए आंखों की, और जब वो स्कूल जा रहा हो, मतलब स्कूल जाने से 18 साल तक जब वो है, तब निरंतर आपको हर साल उसके आंखों की जांच करानी चाहिए। और अगर उसको चश्मा लग रहा हो या और कोई जेनेटिक बीमारी हो आंख में, तो आपको हर 6 महीने में जांच करानी चाहिए। इसके अलावा अगर हम 18 साल से 39 ईयर्स तक पकड़े, तो आपको अगर कोई विशेष बीमारी हो जैसे ब्लड प्रेशर की या शुगर की या कोई जेनेटिक बीमारी हो या आंखों से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो या कोई चोट लगी हो, तो आपको हर वर्ष कराना चाहिए। और अगर आपको चश्मा लगा हो तो 6-6 महीने में जांच कराना चाहिए। अगर आप 40 साल की उम्र से ज्यादा है तो आपको भी ये पता है कि 40 साल की उम्र के बाद काफी आंखों की बीमारियां जैसे ग्लूकोमा जो अभी मैंने बताया, काला मोतिया, मोतियाबिंद, या शुगर में जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, या ऐसी बीमारियों की आने की संभावना ज्यादा होती है। तो आपको निरंतर आपकी बीमारी के बेसिस पे आपको जांच कराना चाहिए। नहीं तो ऑन एन एवरेज आपको 1 साल के भीतर तो जांच कराते रहना चाहिए। अब कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसमें आपको तत्काल जांच कराना चाहिए, जैसे आंखों में दबाव होना, आंखों में जलन होना, दर्द होना, आंखों का लाल हो जाना, आपको धुंध दिखना, या आपको लाइट देख रहे हैं तो उसमें रेनबो की तरह दिखना, या आपको शुगर हो, बीपी हो, या कोई जेनेटिक बीमारी हो, तो इसमें तो आपको निरंतर जांच कराते रहना चाहिए। और अपने नेत्र विशेषज्ञ के हिसाब से कि वो आपको कब बुलाते हैं, चाहे वो 1 महीने में बुलाते हैं या 1 हफ्ते में बुलाते हैं या 3-3 महीने में बुलाते हैं, आपको उनकी बात सुन के उसी हिसाब से आपको नेत्र परीक्षण के लिए जाना चाहिए। थैंक यू सर, दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, और आई एम श्योर कि इससे व्यूअर्स को जरूर अवेयरनेस मिलेगा सर। थैंक यू सर। सर वैसे तो हम विटामिन ए फूड फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आप मेरे व्यूअर्स को बता पाओगे कि विटामिन ए रिलेटेड फूड क्या होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा सर, उनके लिए बेनिफिट होगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो विटामिन ए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है हमारी शरीर के लिए, जिसमें आंखों की रोशनी के लिए, त्वचा के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए और हमारी कोशिकाओं के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन ए 2 प्रकार की होती है, एक होता है रेटिनॉल, दूसरा होता है बीटा कैरोटीन। रेटिनॉल जो होता है वो थोड़ा पशु आहार में ज़्यादा होता है, जिसमें वो डायरेक्टली शरीर के अंदर जाके विटामिन ए बन जाता है। और बीटा कैरोटीन जो होता है वो थोड़ा सा मतलब पौधे या फल के माध्यम से होता है, जो कि हमारे शरीर में जाके कन्वर्ट होता है विटामिन ए में और हमारे शरीर में उसका लाभ होता है।
अब सबसे पहले तो मैं आपको वेजिटेरियन डाइट जिसमें विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप आहार में ले सकते हैं, सबसे पहले आपने सुना ही होगा गाजर, इसके अलावा आप हरी सब्जियों में पालक, मेथी के पत्ते, बथुआ, इसके अलावा कांदा में जैसे शकरकंद, टमाटर और ऑरेंज या पीली कलर की सब्जियां जैसे कि कद्दू, पपीता और हरी मटर, ये सब आपका वेज स्रोत है। अगर हम इसी में पशु स्रोत में जाए यानी कि नॉन वेजिटेरियन डाइट में जाए तो मछली का तेल, इसके अलावा आपकी चिकन और उसका लिवर, इसमें स्रोत के माध्यम ज्यादा होते हैं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट जैसे गाय या भैंस का दूध, घी, मक्खन, बटर में ये सब मात्रा ज्यादा होते हैं। तो आप इसका सेवन, लेकिन इसका अधिक मात्रा में भी सेवन करना हानिकारक है, तो इसका उतना ही मात्रा में लीजिए जितना आपके डॉक्टर ने आपको परामर्श दिया हो या आपकी उसकी जरूरत हो। थैंक यू सर। सर आपने बहुत आसानी तरीके से इतना अच्छा आपने डाइट का वो बता दिया। फ्रेंड्स, जो असली पावर रहता है वो मेडिसिन में नहीं, वो हमारे किचन में है। सर अभी तक आपने अपने डोमेन से जुड़ी हर बातें बहुत अच्छे से बताई, बहुत वैल्यूएबल बातें बताई। अब मैं एपिसोड को थोड़ा लाइट मूवमेंट की तरफ ले चलता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ सर कि डॉक्टर होने के दौरान आपका सबसे टफेस्ट मोमेंट क्या रहा है? अरे बाप रे, क्या होता है और सर सबसे टफेस्ट मोमेंट? मेरे लिए तो सबसे टफेस्ट मोमेंट ये था और ये होता है जब मुझे किसी पेशेंट को ये बताना पड़ जाए कि आपकी आंखों की रोशनी परमानेंटली जा चुकी है और इलाज करने के बाद भी वो रोशनी वापस नहीं आ सकती। ये मेरे लिए सबसे टफेस्ट मोमेंट रहा है। मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। एक पेशेंट आया था, यंग पेशेंट था। वो जब मेरे पास आया था तो उसकी विजन काफ़ी कम थी। जब हमने जांच किया तो उसे ग्लूकोमा निकला, काला मोतिया, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और ग्लूकोमा वो भी एडवांस स्टेज का। जब एडवांस स्टेज का ग्लूकोमा होता है तो उसमें परमानेंटली उसकी विजन काफ़ी लॉस हो गई थी। और वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा जिसकी माता पिता की उम्मीदें मुझसे जुड़ी है इलाज करा के कि डॉक्टर साहब आप इलाज करेंगे तो उसे वापस से दिख सकता है या उसकी रोशनी वापस आ सकती है। और वो मेरे लिए सबसे, सच बोलूँ तो बहुत कठिन हो जाता है जब ये बताना कि हम इलाज करने के बाद भी उसकी रोशनी वापस नहीं ला सकते। आप सोचिए, एक यंग इंसान जो अपना काम की शुरुआत कर रहा है या पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसकी रोशनी चली जाना मतलब उसकी आत्मनिर्भरता उसके मतलब जीवन से चला जाना, ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है। ऐसा मतलब मैं आपको बोलूँ तो ऐसा दिल तोड़ देता है कि हम, सबसे कठिन पल यही होता है कि उससे बताया कैसे जाए कि अब इलाज होना संभव नहीं है। सर बहुत अच्छा बताया सर। तो फ्रेंड्स, जो डॉक्टर के पास मेडिकल डिग्री होता है, सिर्फ वो डिग्री नहीं है, उनके पास शार्प माइंड है, एक सेंसिटिव हार्ट है। और मैं यही बोलूँगा कि जो डॉक्टर रहते हैं वो पेशेंट बहुत ज़्यादा नोबल और सोसाइटी को ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। सर हम सबका कुछ ना कुछ ड्रीम होता है जो हम अचीव करना चाहते हैं। लाइक मेरा भी कुछ ड्रीम था जो मैं अचीव नहीं कर। तो सर आप जो डॉक्टर बनने का सपना वो कब थे? सर क्या कोई इंसिडेंट था या कोई इंस्पिरेशन? जब मैं छोटा था, एक्चुअली एक सरल भाषा में बताऊं तो सबके, हर बच्चे के इंस्पिरेशन, और आप चाहे उसको इंस्पिरेशन बोल लो या कोई घटना बोल लो, वो अपने माँ बाप को देख के बड़े होते हैं। मैं भी अपने जब माता पिता को देखता था तो मेरे फादर एक ऑप्टोमेट्रिस्ट थे, मेरी मदर नर्स थी, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी मेडिकल फैसिलिटी को दे दी। तो जब मैं छोटा था तो मैं देखता था वो कितनी मेहनत से और कितने अच्छे से अपनी पेशेंट को देख रहा और पेशेंट इतना खुश होके जा रहा है। मेरी मदर जब रात रात भर डिलीवरीज कराती थी, स्पेशली मैं जब उनको देखता था कि वो बिना सोए रात को जगती थी और हम लोग अंदर सोते रहते थे और हमें आवाज़ आती थी, तो हमें तब उनको देख के मेरे मम्मी को, मेरे पिताजी जो फ्री आई कैंप्स करवाते थे, पेशेंट का ट्रीटमेंट करते थे, एक एक दिन में 100 पेशेंट देखते थे, मुझे याद है आज भी। और मैं उनके साथ जाता था, जब मैं उनको देखता था तो मुझे लगता था मैं इनकी तरह क्यों नहीं बन सकता या इनकी तरह मुझे बनना है। तो वो मेरे इंस्पिरेशन थे और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ वो मेरे माता पिता और मेरे पेरेंट्स हैं। और मुझे लगता है उन्होंने जो मुझे राह दिखाई वो बहुत ही सही और बहुत ही अच्छी थी, जिसकी वजह से मैं आज डॉक्टर बना हूँ और अपने पाँव पे खड़ा हूँ।
That was truly inspiring story, sir. That was. सर वैसे तो हम कॉलेज पढ़े हैं, स्कूल पढ़े हैं, सबका कुछ ना कुछ यादगार फेस होता है सर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका कोई कॉलेज या ट्रेनिंग के टाइम कोई यादगार फेस होगा तो आप बताओगे व्यूवर्स को, तो बहुत अच्छा लगेगा सर। वो भी कनेक्ट कर पाएंगे मेडिकल के स्टूडेंट कैसे होते हैं। मुझे लगा था तुम सिर्फ है ना मेडिकल रिलेटेड पूछोगे, पर तुम एकदम लाइफ से रिलेटेड पूछ रहे हो। ये बहुत कम होता है मेडिकल स्टूडेंट का। यादगार मोमेंट मोस्टली उनके ट्रेनिंग के दौरान ही होता है। जैसे कि हम लोग सर्जन हैं तो हम लोग की सर्जिकल ट्रेनिंग होती है। तो सर्जिकल ट्रेनिंग जब आपको फर्स्ट सर्जरी मिलती है तो जो आपको सिखाता है, जो आपको ट्रेन करता है, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी भर वो ट्रेनिंग, वो ज्ञान, वो नॉलेज को लेके जब आप आगे बढ़ते हैं ना, वो यादगार सबसे ज्यादा होता है। और उन इंसानों को आप कभी नहीं भूल सकते। इसमें सबसे पहले आते हैं मेरे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, डॉक्टर अजीत जोशी सर। आज गुरु पूर्णिमा भी है, मैं उनको याद भी करता हूँ और बहुत अच्छा दिन है उनको याद करने का। और सवाल भी तुमने बहुत अच्छा पूछा है, तो मैं उनको बिल्कुल याद करता हूँ। और आज भी वो मुझे लाइफ में और हर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस, हम हर दिन सीखते हैं हम डॉक्टर, तो आज भी कोई केस होता है तो मैं उनको जरूर कॉल करता हूँ और उनसे गाइडेंस लेता हूँ। इसके अलावा सेकंड में मेरे कलीग्स डॉक्टर अमित पाठक जो अभी मुंबई में है, ही इज ऑल्सो अ वेरी रिनाउंड ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट इन मुंबई। एंड थर्ड मेरी सीनियर मैडम डॉक्टर अस्मिता जो कि अभी मुंबई में है। ये सबके साथ जो बिताए हुए पल हैं, जो पेशेंट को ट्रीटमेंट का या कोई ऐसा केस, डिफिकल्ट केस, कॉम्प्लिकेटेड केस जिसको हमने पेशेंट को रोशनी दी है, ऐसे केसेस बहुत यादगार रहते हैं। और मैं इन सबको इस पॉडकास्ट के माध्यम से थैंक यू बोलूंगा कि आपकी वजह से ये मेमोरीज मैंने बनाया और आज इस जगह पर हूँ। थैंक यू सर। अभी भी अगर कुछ आपको डाउट होता है तो क्या अभी भी आप उन डॉक्टर के टच में हो सर, कुछ पूछते हो सर? अगर कुछ डाउट वगैरह होता है तो बता पाओगे? यस, बिल्कुल, मैं बिल्कुल पूछता हूँ। सिर्फ केसेस से रिलेटेड ही नहीं, इवन लाइफ से रिलेटेड भी कोई डिसीजन लेना होता है तो मैं बिल्कुल उनका गाइडेंस लेता हूँ और उनके गाइडेंस से ही आगे बढ़ रहा हूँ। दैट वाज सो ब्यूटीफुल सर, बहुत अच्छा लगा सर। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और शो का एंडिंग हो रहा है तो चलते चलते हम एक रैपिड फायर कर लेते हैं थोड़ा फन के लिए। सर आर यू रेडी? यस, ओके सर। टॉपर और बैक बेंचर? टॉपर। टी और कॉफी? टी। बॉलीवुड और बुक्स? बुक्स। सर लास्ट क्वेश्चन है, इफ नॉट अ डॉक्टर देन? वैसे कभी सोचा नहीं कि अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो क्या होता, लेकिन अगर सोचता हूँ अगर डॉक्टर नहीं होता तो सोशल एक्टिविस्ट या सोशल वर्कर होता। सर दैट्स ग्रेट सर। सर आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा सर मेरे को, और आपने इतनी वैल्यूएबल इंसाइट दी है सर, इसके लिए भी थैंक यू सर। और मैं आपको थैंक यू बोलूँगा फॉर द टाइम यू हैव टेकन आउट ऑफ योर बिजी शेड्यूल। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। सर लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहोगे एज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मेरे व्यूवर्स को? सर मेरा आपके लिए टेक होम मैसेज यही रहेगा कि आप निरंतर अपनी आंखों की जांच कराएं। कोई भी छोटी से छोटी आंखों की समस्याएं या लक्षण किसी से छुपाएं ना, और बिल्कुल नेत्र विशेषज्ञ को ही दिखाएं। जो मैं आज के दौर में देख रहा हूं, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है, स्पेशली आई रिलेटेड डिसीजेस, जो आंखों की समस्याएं, आंखों की बीमारियां हैं। काफी मेरे पास पेशेंट आते हैं जैसे कि शुगर के पेशेंट स्पेशली, जिसको रेटिनोपैथी होती है और पेशेंट को यही एहसास नहीं होता कि उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही है, या जैसे ग्लूकोमा का पेशेंट है जिसमें धीरे धीरे रोशनी कम हो रही है, या कोई ऐसी बीमारी जो आंखों को धीरे धीरे अंदर नुकसान पहुंचा रहा है। तो प्लीज 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 मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आई स्पेशलिस्ट को अपनी आंखें निरंतर दिखाएं और कोई भी समस्या को ना छुपाएं। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है सर। सो दोस्तों, हमेशा आप लोग ये याद रखिए, हेल्थ सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आप अपने आँख का बहुत अच्छे से केयर करिए। टाइम टू टाइम नियर बाय जो आपके हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, उनसे ज़रूर परामर्श लीजिए। और मैं यही चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये एपिसोड को शेयर करें उनको जिनको आई से रिलेटेड इशू है, और अपने जितने भी फ्रेंड्स और फैमिली हैं सबको शेयर कीजिए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.